नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ और आज देश की बात में बात एक बार फिर से चीन की होगी। चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच चीनी मीडिया कौन से खेल खेल रही है, कैसे विवाद का केंद्र बने डोकलाम की तुलना कश्मीर से कर रही है, ये हम आपको देश की बात में समझाने की कोशिश करेंगे और इसके पीछे की चीन की जो रणनीति है, जो कूटनीति है, उसे भी दिखाएंगे। मामले पर भारत के मजबूत रुख से चीन किस तरह से बौखलाया हुआ है और ये पूरा नज़ारा अखबारों के सहारे दिख रहा है। और अखबार ने ये कहा है कि जैसे भूटान के कहने पर डोकलाम इलाके में भारतीय सेना ने चीन की आर्मी को सड़क निर्माण से रोका है, वैसे ही पाकिस्तान के अनुरोध पर किसी तीसरे देश की सेना कश्मीर में घुस सकती है। ये धमकी है, गीदड़ भभकी है या फिर चीन की नई रणनीति है और इसका क्या जवाब भारत दे सकता है? कैसे भारत के जज्बे को परास्त करने के लिए साम दाम दंड भेद सभी का इस्तेमाल चीन कर रहा है, ये हम समझेंगे। उधर हिंद महासागर में भारत, अमेरिका और जापान का संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू हो गया है। इस अभ्यास के दौरान लगभग 20 जंगी जहाज और दर्जनों फाइटर जेट्स मंडराएंगे तो इनकी गर्जना बीजिंग तक सुनाई देगी, जिसके चलते चीन और बौखलाया हुआ है। और इस जंगी अभ्यास का क्या मतलब निकाला जाए, क्या ये चीन के लिए मुकम्मल संदेश है, भारत को इससे कितना लाभ होगा, ये हम समझने की कोशिश करेंगे आज। और इसी बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के चीन के राजदूत से मुलाकात क्यों चर्चा का विषय बनी हुई है और क्यों कांग्रेस इस मुलाकात से इनकार कर रही थी। यदि ये मुलाकात हुई तो इसमें क्या बात हुई, ये हम आपको दिखाएंगे आपको कि कैसे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा ने अपने मंसूबों को कश्मीर से बाहर देश के अन्य हिस्सों में अंजाम देने के लिए यूपी, पंजाब और अन्य राज्यों के आपराधिक तत्वों को अपने संगठन में शामिल करने की कवायद शुरू की है। बताएंगे कैसे मेडिकल वीजा के बहाने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ के विदेश मामलों के जानकार सरताज अजीज को खरी खोटी सुनाई है। और देश की राजनीति के भी हर हलचल पर हमारी नजर होगी। और हलचल की बात हो रही है तो इस वक्त सबसे ज्यादा हलचल बिहार में है, जहां की राजनीति जो है वो इस वक्त भंवर में फंसी हुई है, खासकर आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन। आरजेडी ने भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे लालू यादव के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस्तीफे से इनकार कर दिया है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार कल होने वाली पार्टी की बैठक में इस मामले में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। ये फैसला क्या हो सकता है और इसके लिए नीतीश के पास कौन कौन से विकल्प हैं, ये हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बात उत्तर प्रदेश की भी होगी, जहां का सामाजिक ताना बाना कुछ इस तरह से उलझा हुआ है रायबरेली में कि ब्राह्मण समुदाय के 5 लोगों की हत्या ने जातिगत रंग ले लिया है और योगी सरकार के 2 मंत्री आमने सामने खड़े हो गए हैं। इसमें से एक तो ब्राह्मण है और एक दलित समुदाय से जुड़े हुए हैं। ऐसे में दोनों ही अपनी अपनी जाति की राजनीति कर रहे हैं और इससे असर किस पर हो रहा है, ये हम दिखाएंगे। खबरों में तमाम खबरों के साथ साथ हम असम, अरुणाचल और मणिपुर में बाढ़ का जो कहर है उसके भी कुछ तस्वीरें आपके सामने रखेंगे और दिखाएंगे आपको किस तरह वहां पे लोगों की परेशानियां दूर होने का नाम नहीं ले रही और सरकार क्या कुछ इंतजाम अब तक कर पाई है। उधर यूपी के इलाहाबाद और गोंडा में भी नदियां उफान पर हैं। अपने स्पेशल सेगमेंट सुनिए सरकार में हम आपको दिखाएंगे कि पीएम मोदी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की हकीकत क्या है, कैसे पैसे के अभाव में हल की जगह जोती जा रही हैं बेटियां। बात करेंगे देश के सबसे बड़े डेटा लीक की भी और एयर इंडिया के नॉनवेज बंद करने के फैसले की भी। इंडिया क्रिकेट टीम के नए कोच चुने जाने में हो रही देरी की भी चर्चा होगी और भगवान शिव के प्रिय माह सावन की खूबसूरती भी आपको दिखाएंगे। आज से शुरू हो गया है ये महीना। सावन के पहले सोमवार में आज दिन भर भगवान शिव के मंदिर में क्या हलचल रही, किस तरह से भक्तों ने बम भोले को याद किया है, ये भी दिखाएंगे। और इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा। आज बात इतिहास की भी होगी और भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर को भी आज हम याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। सिक्किम बॉर्डर पर तनाव के बीच चीन ने नया पैंतरा चला है। चीनी मीडिया ने कहा है कि जिस तरह डोकलाम में भारत की सेना है,
ठीक उसी तरह कश्मीर में भी किसी तीसरे देश की सेना तैनात हो सकती है। चीनी विचार समूह के एक विश्लेषक ने कहा है कि जिस तरह भूटान की ओर से सिक्किम सेक्टर के डोकलाम इलाके में सड़क निर्माण से चीनी सेना को भारतीय सेना ने रोका है, उसी तर्क का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के आग्रह पर कश्मीर में तीसरे देश की सेना घुस सकती है। ये इशारा चीन की तरफ था। सिक्किम सेक्टर के डोकलाम इलाके में 22 दिनों से भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। ये इलाका एक ट्राई जंक्शन है जहां चीन सड़क बनाना चाहता है, लेकिन भारत और भूटान इसका विरोध कर रहे हैं, जिसे लेकर चीनी मीडिया जहर उगल रही है। मौजूदा लेख इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि पहली बार चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने पूरे विवाद में पाकिस्तान और कश्मीर का उल्लेख किया है। इस बीच डोकलाम में भारतीय सेना अड़ी हुई है। भारतीय सेना ने अपने तंबू वहां लगा दिए हैं और रसद पहुंचाने के लिए पूरे इंतजाम हो गए हैं। डोकलाम में भारतीय सेना के आक्रामक रुख से चीन और भड़क चुका है। एक चीनी थिंक टैंक ने कहा कि जिस तर्क से भारत डोकलाम में चीन को सड़क बनाने से रोक रहा है, उसी तर्क से कोई तीसरा देश भी कश्मीर में घुस सकता है। चीन के एक सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के संपादकीय में धमकी देते हुए लिखा गया है कि इससे पहले कि हालात और बिगड़ जाएं और भारत को गंभीर परिणाम भुगतने पड़े, वो डोकलाम से अपने सैनिक हटा ले। अखबार लिखता है कि बीजिंग अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता के मामले में किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेगा। डोकलाम के मुद्दे पर भारत और चीन के बीच तनातनी का माहौल है। चीन का सरकारी मीडिया इस तनाव को लेकर भारत के खिलाफ जहर लगातार उगलने लगा है और ये ताज़ा संपादकीय उसी की एक कड़ी है। वेस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी के इंडियन स्टडीज सेंटर के निदेशक लोंग जिनचुंग ने अपने इस विवादित लेख में लिखा है कि अगर भारत को भूटान की ओर से इलाके की सुरक्षा करने का अनुरोध किया गया है, तो भी वह केवल उस इलाके की सुरक्षा कर सकता है जिसे भूटान का माना गया है, विवादित इलाके का नहीं। वरना पाकिस्तान के अनुरोध पर कश्मीर के विवादित इलाके में तीसरे देश की सेनाएं घुस सकती हैं, उसी तर्क का इस्तेमाल करते हुए जैसा भारत ने किया है। करीब महीने भर से सिक्किम सेक्टर में भारत और चीन के बीच विवाद के दौरान ग्लोबल टाइम्स में कई लेख प्रकाशित हुए हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि विवाद में पाकिस्तान और कश्मीर का जिक्र किया गया हो। चीनी मीडिया ये भूल गया है कि पाकिस्तान में जहां वो घुसे वो पाकिस्तान नहीं है, वो भारतीय टेरिटरी में घुसे हैं। अगर टेक्निकली देखा जाए, ये हिस्सा जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और अनडिवाइडेड जम्मू कश्मीर का ये एक हिस्सा है। जिनचुंग ने अपने लेख में शेखी बघारी है कि भारत इस बात को लेकर डर गया है कि चीन अपनी सैन्य ताकतों के बलबूते पूर्वोत्तर राज्यों को भारत से अलग कर देगा। इस बीच भारतीय सेना के आक्रामक रुख से बेपरवाह डोकलाम इलाके में अपनी मौजूदगी स्थल पर लंबे समय तक बने रहने की तैयारी कर चुकी है। भारतीय सैनिक तंबू लगाकर रह रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि जब तक चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी वहां अपने सैनिकों को नहीं बुलाती, वे भी वहां से नहीं हटेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि स्थल पर मौजूद सैनिकों को लगातार आपूर्तियां की जा रही है, जो इस बात का संकेत है कि भारतीय सेना चीन के किसी भी तरह के दबाव में नहीं झुकेगी। उधर चीन के साथ लगातार बढ़ रहे विवादों के बीच सोमवार को हिंद महासागर में भारत, अमेरिका और जापान ने युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। मालाबार अभ्यास दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा नौसैनिक युद्धाभ्यास है। भारत, अमेरिका और जापान के जंगी बेड़े और लड़ाकू विमानों के साथ चेन्नई के तट के करीब हो रहा ये अभ्यास दुश्मनों को दहलाने वाला है। लगातार बढ़ रहे चीन के विवाद के बीच तीनों देशों की नौसेनाओं का ये जंगी अभ्यास चीन को मुकम्मल संदेश देगा कि हिंद महासागर को कोई भी देश अपनी बपौती समझने की कोशिश ना करे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। चीन अपनी सरकारी मीडिया का सहारा लेकर लद्दाख में तिब्बत की निर्वासित सरकार द्वारा झंडा फहराए जाने का विरोध करने में भी जुटा हुआ है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस संबंध में एक लेख छापा है, जिसमें ये भी आरोप लगाया गया है कि तिब्बती अलगाववादियों को ऐसा करने के लिए भारतीय अधिकारियों ने उकसाया है, क्योंकि वे चीन पर दबाव बनाना चाहते हैं। ये झंडा पैगांग झील के पास फहराया गया, जिसे भारत में पैगांग झील कहा जाता है। ये चीन भारत की सीमा रेखा के बेहद करीब है। ग्लोबल टाइम्स के लेख ने यह भी कहा है कि सिक्किम सीमा पर चल रही तकरार को देखते हुए भारत सरकार को तनावपूर्ण माहौल से बचने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से काम करना चाहिए।
लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि चीन अभी घबराया हुआ है। चीन द्वारा दिए जा रहे तमाम बयान घबराहट की निशानी है। दरअसल चीन के साथ सिक्किम बॉर्डर पर चल रही तनातनी के ठीक बीच भारत ने जापान और अमेरिका के साथ मिलकर हिंद महासागर में नौसैनिक युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। चेन्नई तट से लेकर बंगाल की खाड़ी तक चलने वाला मालाबार सैन्य अभ्यास 17 जुलाई तक चलेगा। इस अभ्यास में पहली बार तीनों देशों के विमान वाहक पोत भी हिस्सा ले रहे हैं और चीन की विस्तारवादी नीति पर और उसके चलते वादित दक्षिण चीनी सागर में उसके बढ़ते कदमों को देखते हुए हिंद महासागर में भारत, अमेरिका और जापान की नौसेनाओं का युद्धाभ्यास काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। चीन सिर्फ सीमा को लेकर भारत से नाराज नहीं है, बल्कि उसके दुश्मनों के साथ भारत के सैन्य अभ्यास को लेकर के भी उसकी निगाह टेढ़ी है। लेकिन ड्रैगन की हर चाल को नाकाम करते हुए भारत, जापान और अमेरिका के जंगी जहाजों ने हिंद महासागर में सैन्य युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। भारत, अमेरिका और जापान के इस सैन्य युद्धाभ्यास को लेकर चीन बौखलाया हुआ है। ऑपरेशन मालाबार नाम का ये युद्धाभ्यास 10 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक चलेगा। Coming together as friends, partners and allies is important in order to learn one another's capabilities, learn how to interoperate with one another, both in peacetime and in crisis. And I hope that every Navy of the world is watching us and taking this good example. चेन्नई तट से लेकर बंगाल की खाड़ी तक ये एक्सरसाइज होगी। इसमें 3 देशों के 20 जंगी जहाज, दर्जनों फाइटर जेट्स, 2 सबमरीन, लड़ाकू हेलीकॉप्टर और टोही विमान शामिल हैं। विवादित दक्षिणी चीन सागर में चीन की मजबूत होती सैन्य मौजूदगी को देखते हुए मौजूदा हालात में हिंद महासागर में भारत, अमेरिका और जापान की नौसेनाओं का युद्धाभ्यास करने का फैसला सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मालाबार नाम से ये युद्धाभ्यास साल 1991 से होता आ रहा है। पहले इस सैनिक युद्धाभ्यास में भारत और अमेरिका ही शामिल हुआ करते थे, लेकिन साल 2015 से भारत, अमेरिका के साथ जापान भी इस युद्धाभ्यास में नियमित तौर पर भाग लेने लगा है। एक बार ऑस्ट्रेलिया ने भी इसमें हिस्सा लिया था। दुश्मनों को दहलाने वाले इस युद्धाभ्यास के दौरान जंगी जहाज समंदर में अपनी क्षमता दिखाएंगे, तो वहीं दर्जनों फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर आसमान में गर्जना करेंगे। भारत में किया गया ये अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास होगा। इसमें पहली बार तीनों देशों के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को शामिल किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और इन तमाम हलचलों के बीच देश की राजनीति में भी हलचल कम नहीं रही। सिक्किम में भारत और चीन के बीच जारी तनाव के दौरान ही चीनी राजदूत से मुलाकात करने को लेकर आलोचना झेल रहे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके अपनी बात रखी। राहुल ने कहा कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी लेना उनका काम है। राहुल ने पूछा कि अगर सरकार को चीनी राजदूत के साथ उनकी मुलाकात को लेकर इतनी चिंता है तो सरकार को इस बात का जवाब भी देना चाहिए कि जब सीमा पर विवाद है तो 3 मंत्री चीन की यात्रा पर क्यों हैं। ये पूरा मामला उस वक्त गरमाया जब पहले इनकार के बाद कांग्रेस ने मुलाकात की बात मानी। राहुल गांधी ने यह भी पूछा कि मैं शी जिनपिंग के साथ झूला नहीं झूल रहा था, मैं बस जानकारी ले रहा हूं। पहले इनकार करने के बाद कांग्रेस ने माना कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और चीनी राजदूत के बीच मुलाकात हुई थी। चीन के साथ सीमा पर चल रहे विवाद के बीच इस मुलाकात को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि राहुल गांधी ने चीन के राजदूत से ही नहीं बल्कि भूटान के राजदूत और पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन से भी मुलाकात की थी। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वक्त वक्त पर कई देशों के राजदूतों और राजनयिकों से मिलते हैं। समय समय पर कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी से G5 नेशंस और सभी पड़ोसी राज्यों के राजनयिक वो मिलते रहते हैं, कर्टसी कॉल के तौर पर, मुलाकात के तौर पर। पूरे दुनिया के जो राजदूत हैं वो भी आकर कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी से मिलते हैं। अकेले चाइनीज एम्बेसडर क्यों, श्री राहुल गांधी भूटान के एम्बेसडर से भी मिले। श्री राहुल गांधी श्री शिवशंकर मेनन पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से भी मिले और अन्य राजदूतों से भी समय समय पर मिलते हैं। इसको तोड़ मरोड़ कर या सेंसेशनलाइज करने की कोशिश सरासर गलत है।
ये मामला उस वक्त सुर्खियों में आया जब चीनी दूतावास ने पहले तो राहुल गांधी और अपने एम्बेसडर की मुलाकात की पुष्टि वेबसाइट पर की, लेकिन बाद में इस बयान को हटा लिया गया। यदि आज जो कह रहे हैं कि नहीं इसमें क्या बुरा है मिलना, तो फिर उस समय क्यों आपने झूठ बोला? झूठ तो बोला ही है, क्योंकि उनको सबको पता है कि वो गए थे, और फिर कहना कि नहीं गए, फिर उसके बाद क्या यहाँ गए, तो और जाकर क्या बात हुई? एक संदेह पैदा करना कांग्रेस पार्टी के लिए भविष्य के लिए बड़े घातक है। तो इसलिए स्पष्टीकरण करनी चाहिए कि मैंने जाकर ये बात की। सिक्के में भारत और भूटान को जोड़ने वाले इलाके में चीन सड़क बनाना चाहता है। भारत, भूटान इसका विरोध कर रहे हैं। करीब 1 महीने से इस इलाके में दोनों देशों के सैनिक आमने सामने। भारतीय सेना ने चीन को जवाब देने के लिए वहां टेम्परेरी तौर पर तंबू लगा दिए हैं। भारत सरकार इस मुद्दे को चीन के साथ बातचीत से राजनयिक स्तर पर सुलझाने की कोशिश कर रही है। इस बीच जब राहुल गांधी के चीनी राजदूत से मिलने की खबर आई, तो मामला अचानक एक बार फिर गर्म हो उठा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो भारत और चीन में पिछले कुछ हफ्तों से सीमा विवाद को लेकर तनाव बना हुआ है। इस बीच भारत सरकार के 3 मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, महेश शर्मा और जेपी नड्डा चीन यात्रा पर जा चुके हैं और पिछले हफ्ते पीएम मोदी भी अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग से जर्मनी में हुए G20 सम्मेलन में मिल चुके हैं। और राहुल गांधी ने इसी बात को मुद्दा बनाने की कोशिश की है, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि यदि ये मुलाकात हुई भी थी तो कांग्रेस को पहले इनकार और बाद में इकरार करने की क्या जरूरत थी। बहरहाल इन्हीं तमाम तनाव के माहौल के बीच जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ पुलिस ने किया है और 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इनमें से एक शख्स उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है और यही चिंता का विषय भी है कि कैसे लश्कर-ए-तैयबा धीरे धीरे अपना पूरा नेटवर्क फैला रहा है। मुजफ्फरनगर से पकड़ा गया संदीप उर्फ आदिल लश्कर-ए-तैयबा समूह का सक्रिय सदस्य है और दक्षिण कश्मीर में 6 पुलिसकर्मियों की हत्या के अलावा कई मामलों में आरोपी भी है। ये कहा जा रहा है कि एक कश्मीरी लड़की के प्यार में उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया है। इससे जुड़े 2 आतंकियों संदीप कुमार शर्मा उर्फ आदिल और मुनीब शाह को अनंतनाग से गिरफ्तार किया गया। संदीप कुमार का नाम चौंकाने वाला है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि यूपी का कोई आतंकी कश्मीर से पकड़ा गया हो। एनकाउंटर जहां जिस घर में हुआ वहीं उसी घर से एक संदीप कुमार शर्मा सन ऑफ राम कुमार शर्मा रेजिडेंट ऑफ मुजफ्फरनगर यूपी, उसको गिरफ्तार किया। और उसके बाद जब हमने उसकी पूछताछ की, उससे ये पता चला कि वो भी लश्कर का जो मॉड्यूल है उसका एक हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला संदीप पिछले कई सालों से कश्मीर में रह रहा था। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक संदीप उर्फ आदिल बैंक लूट, हथियार छीनने और सुरक्षा बलों पर हमले की घटनाओं में शामिल रहा है। ये 3 जो अभी तक पता चला है, 3 मिलिटेंसी केसेस, एक जिसमें हमारे SHO अच्छाबल अलॉन्ग विद 5 ऑफिशियल शहीद किए गए थे, वो वाला केस। एक आपको याद होगा लोअर मंडा में आर्मी का एक एम्बुश हुआ था जिसमें वी लॉस्ट एक जवान हमारे शहीद हुए थे। उसके बाद एक वेपन स्नैचिंग का केस हुआ यहाँ अनंतनाग में रिटायर्ड जस्टिस अथार के घर पे। उन तीनों केसेस में ये डायरेक्टली मुलविस। आतंकी संदीप उर्फ आदिल को उसी घर से गिरफ्तार किया गया जहां हाल ही में आतंकी बशीर लश्करी का सेना ने एनकाउंटर किया था। संदीप को आदिल नाम लश्कर ने दिया था। संदीप उर्फ आदिल शुरू से ही आपराधिक गतिविधियों में शामिल था और खबरों के मुताबिक इसी साल जनवरी में वो लश्कर के साथ भी जुड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और इन तमाम अच्छी बुरी खबरों के बीच भारत और पाकिस्तान की जुबानी जंग एक बार फिर से शुरू हो गई थी और इसी बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेश मामलों के जानकार सरताज अजीज को काफी खरी खोटी सुनाई है। मेडिकल वीजा के एक केस में सुषमा स्वराज ने भारत का रुख साफ किया है और कहा है कि सरताज अजीज नहीं चाहते कि वो कैंसर पीड़िता भारत आए।
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान की कैंसर पीड़ित युवती फैजा तनवीर के मेडिकल वीजा मामले में भारत का पक्ष साफ किया है। एक के बाद एक कई ट्वीट करके सुषमा ने न केवल इस मामले में भारत सरकार का स्टैंड स्पष्ट किया, बल्कि दोहरे मापदंडों के लिए पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई। सुषमा ने इस पूरे मामले में सरताज अजीज की भूमिका पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अजीज फैजा के आवेदन पर अपनी सिफारिश देने में देर कर रहे हैं। सुषमा ने ट्वीट किया, जो भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में इलाज कराने के लिए मेडिकल वीजा चाहते हैं, उनके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। मुझे भरोसा है कि सरताज अजीज को भी अपने देश के नागरिकों में काफी सहानुभूति होगी। पाकिस्तानी नागरिकों को मेडिकल वीजा जारी करने के लिए हमें केवल अजीज की ओर से सिफारिश पत्र चाहिए होता है। सुषमा ने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अपने ही देश में नागरिकों के मेडिकल वीजा के लिए अपनी अनुशंसा देने में सरताज अजीज हिचक क्यों रहे हैं। इसके बाद सुषमा ने एक और ट्वीट करके पाकिस्तान को उसके दोहरे मापदंडों की याद दिलाई। कुलभूषण जाधव के परिवार ने भी पाकिस्तान के वीजा के लिए आवेदन किया हुआ है, लेकिन नवाज सरकार ने उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की। पाकिस्तान के दोहरे मापदंडों की पोल खोलते हुए सुषमा ने लिखा कि अवंतिका जाधव पाकिस्तान जाकर अपने बेटे से मिलना चाहती है। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाई है। उनकी मां अवंतिका के वीजा का आवेदन भी लंबित पड़ा हुआ है। पाकिस्तान ने उस पर कोई भी सुनवाई नहीं की। अंत में भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मेडिकल वीजा के तलबगार सभी पाकिस्तानी नागरिकों को आश्वासन दिया कि सरताज अजीज का सिफारिशी खत होने पर प्रत्येक मामले में वीजा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और बात करें देश की राजनीति की, तो बिहार की राजधानी पटना में आरजेडी विधायकों की बैठक में फैसला लिया गया है कि भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। इसके साथ ही इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर विपक्षियों को परेशान करने का आरोप भी लगाया गया। वहीं सीएम नीतीश कुमार पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन कल होने वाली जेडीयू की बैठक में नीतीश कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, जो इन दोनों ही पार्टियों के गठबंधन के लिए विराम भी साबित हो सकता है। लालू परिवार पर सीबीआई और ईडी की छापेमारी के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि आरजेडी की बैठक में इस पर चर्चा होगी, कोई रणनीति बनेगी। लेकिन इस मीटिंग में जिन मुद्दों पर बात हुई उसमें देश के बिगड़ते हालात, राष्ट्रपति चुनाव और अगले महीने 27 जुलाई की पार्टी की रैली शामिल रहे। हालांकि पार्टी ने बता दिया कि भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं देंगे। आरजेडी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर देश का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। ऐसा कोई बात नहीं, और तेजस्वी इस्तीफा भी नहीं देगा, उसके साथ हम खड़ा हैं। नीतीश जी हमारे अभिभावक हैं, तेजस्वी के अभिभावक हैं, तेज के भी अभिभावक हैं। नीतीश कुमार से जाके पूछिए क्या करें। पूरे देश में घृणा, द्वेष और आतंक और उन्माद का वातावरण बनाने के लिए अगर एक व्यक्ति और एक पार्टी जिम्मेदार है तो वो है भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री। आरजेडी ने तय किया कि तेजस्वी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, यानी पार्टी ने गेंद अब सुशासन बाबू यानी नीतीश के पाले में फेंक दी है। अब नीतीश इस पर क्या फैसला करते हैं ये जेडीयू की बैठक में पता चलेगा। लेकिन विपक्ष का दावा है कि नीतीश के पास तेजस्वी को हटाने की ताकत नहीं है। तेजस्वी यादव, उनके भाई, उनके बहन, उनके माताजी और उनके पिता लालू प्रसाद यादव, पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है। और बिहार की जनता को ये उम्मीद नहीं थी नीतीश कुमार जी से कि इस प्रकार एक भ्रष्ट और गुंडों की सरकार को चलाने में वो सहयोग करेंगे। और हमको नहीं लगता है कल नीतीश कुमार के मीटिंग में भी कुछ होने वाला है। तो ये तो नीतीश कुमार के पाले में इन्होंने गेंद को फेंक दिया है कि उनको क्या कहते हैं कि क्या डिसीजन लेना है। और नीतीश कुमार को भी सोचना है कि उनको कुर्सी प्यारी है या सुशासन बाबू का चेहरा ज्यादा प्यारा है। लालू परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर अब तक नीतीश कुमार चुप्पी साधे बैठे हैं। उन्होंने पिछले कुछ दिनों से राजनीति से किनारा कर रखा है। मंगलवार को जेडीयू की अहम बैठक होने जा रही है और माना जा रहा है कि इस बैठक में तेजस्वी यादव के भविष्य को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हुई बैठक की तरह ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब एक बार फिर से विपक्ष की साझा बैठक से नदारद रहने वाले हैं। मौका है
उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर मंगलवार यानी 11 जुलाई को विपक्ष की बैठक। इस बार फिर 18 दलों के नेताओं की साझा बैठक बुलाई गई है, लेकिन जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार इस बैठक में शिरकत नहीं करेंगे। उधर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी इस बैठक में नहीं रहेंगे। 11 जुलाई को ही नीतीश कुमार पटना में अपनी पार्टी के विधायकों और जिलाध्यक्षों के साथ बैठक कर रहे हैं। हालांकि जेडीयू की तरफ से शरद यादव बैठक में शिरकत करेंगे। नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति चुनाव के वक्त भी अपनी व्यस्तता का हवाला देकर दिल्ली में हुई विपक्षी दलों की बैठक से किनारा कर लिया था। इस बीच खबर ये भी है कि बीजेपी ने कहा है कि यदि आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन टूट जाता है तो वो नीतीश कुमार को बाहर से समर्थन देने को तैयार है। तो बिहार में बहुत कुछ हो रहा है। उधर उत्तर प्रदेश में भी मंत्री भिड़ गए हैं। बिहार में दल और दल भिड़ा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में एक मंत्री दूसरे मंत्री से भिड़ा हुआ है और यहाँ पर सियासी संग्राम जो छिड़ा हुआ है वो धीरे धीरे सांप्रदायिक और जातिगत रंग लेने लगा है। कभी हिंदू मुसलमान, तो कभी सवर्ण दलित, तो कभी ब्राह्मण और ठाकुर। ये ताज़ा मामला रायबरेली के ऊंचाहार का है, जहाँ ब्राह्मण समुदाय के 5 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई है। इस मामले में योगी सरकार के ही 2 मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक आमने सामने हैं। उत्तर प्रदेश में सियासतदानों का जमीर हर पर बदलता रहता है। सियासी हलकों में सुर्खियां बनने के साथ साथ अपनी पकड़ और सियासी जमीन को बेहतर करने की कोशिश में हमारे सियासी सूरमा हर दांव पेच की जोर आजमाइश करते हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है रायबरेली के ऊंचाहार में हुई ब्राह्मण समाज के 5 लोगों की नृशंस हत्या के मामले में, जिसमें योगी सरकार के 2 मंत्रियों के बीच तलवारें खिंच चुकी हैं। योगी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य खुलकर सामने आ गए और इस मामले में दूसरे पक्ष के बचाव में एक के बाद एक तर्क दे रहे हैं। देखिए, सत्ता पक्ष अपना काम करेगा, विपक्ष अपना काम करेगा, सरकार अपने सरकारी कामकाज निपटाएगी, विपक्ष अपना धर्म अपनाते हुए उसका विरोध करेगा। ये दोनों सुखद है। सत्ता पक्ष और विपक्ष से ही विधानमंडल दल की शोभा बनती है, तो स्वाभाविक रूप से जो कुछ भी होगा हम उसका स्वागत करते हैं। तो वहीं क्षेत्रीय विधायक मनोज पांडे इस मामले में क्या दलील दे रहे हैं, ये भी आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश की सरकार को के लिए ये घटना एक चुनौती के रूप में है और मैं अपील भी करता हूँ और आशा भी करता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता से इस घटना को और इस हृदय विदारक दर्दनाक नृशंस 5 लोगों की हत्या करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी और वैधानिक कार्रवाई करे। दूसरी तरफ इस मामले को देखते हुए ही योगी सरकार के एक और कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी ब्राह्मणों के पक्ष को लेकर आवाज बुलंद कर दी है। ब्रजेश पाठक इस पूरे प्रकरण को लेकर जांच की मांग जोर शोर से कर रहे हैं, साथ ही सबका साथ सबका विकास करने की बात भी कर रहे हैं और दोषियों पर कार्रवाई की प्रतिबद्धता भी दिखा रहे हैं। पूरी तरह से पुलिस महकमा सजग है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबका साथ सबका विकास के नारे के तहत सर्व समाज को जोड़ करके उत्तर प्रदेश में एक भयमुक्त समाज की स्थापना करने के लिए तैयार है। मामले की नजाकत को भागते हुए बसपा ने भी इस मामले को विधानसभा में उठाने की रणनीति तैयार की है। बसपा ने इस मामले को लेकर अपनी पार्टी सुप्रीमो की ओर से बाकायदा एक प्रेस रिलीज भी जारी की, यानी इस मामले में सियासत का गरमाना तय माना जा रहा है। अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर कौन है जो सूबे की फिजा की रंगत को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। ऊंचाहार प्रकरण की अगर तह तक जाएं तो मामला एक विवाद के तौर पर था, लेकिन अपने सूबे की आबो हवा में हर मामले को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। कोई अपनी खोई सियासी जमीन को तलाशने की कोशिश कर रहा है तो कोई अपनी नई जमीन तैयार कर अपनी सियासी फसल को तैयार करने को बेताब दिख रहा है। लखनऊ से विक्रम मिश्रा और खुर्रम निजामी के साथ अक्षय सिंह गौर, APN। और इस बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 11 जुलाई यानी कल से शुरू हो रहा है। 11 जुलाई को ही योगी सरकार अपना पहला बजट पेश करेगी और 13 जुलाई से बजट पर चर्चा शुरू हो जाएगी। 17 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के दिन सदन में अवकाश रहेगा। बजट सत्र को लेकर हमारे संवाददाता अविनाश मिश्र ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से बात की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होने वाला है। हमारे बीच में है उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जी, उनसे बात करते हैं। अध्यक्ष जी, आपने पिछली बार 100% जिस तरह से सदन चलाया है सफल हुए हैं, तो आगामी इस सत्र में क्या योजना है, कैसे सफल होने की योजना? विधानसभा या लोकसभा
के सत्र की सफलता सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बहस में रुचि और बहस को प्राथमिकता देने से ही होती है। अध्यक्ष तो मात्र संचालनकर्ता होता है। पिछली बार के सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ठीक से बहस को प्राथमिकता दी और विपक्ष ने अपने मुद्दे उठाए, विषय रखे, लंबे समय तक बहस हुई और स्थगन को उन्होंने महत्व नहीं दिया। उत्तर प्रदेश की सम्मानीय जनता इस बार भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा की ओर टकटकी लगाए देख रही। आम जनता चाहती है कि सत्ता पक्ष अपनी नीतियां बताए। कल बजट आने ही वाला है, विपक्ष बजट पर तर्क करे, कार्यस्थगन के माध्यम से जनता के बीच के ज्वलंत मुद्दे उठाए और भी तमाम नियम हैं उनका सदप्रयोग करते हुए विपक्ष, संपूर्ण विपक्ष, उसको चाहिए कि सरकार के सामने वैकल्पिक नीति और कार्यक्रम का खाका पेश करे, खूब बहस हो। और उधर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में फिर हिंसा छिड़ने के बाद राज्य सरकार ने सेना को वापस बुला लिया है। गोरखालैंड समर्थकों ने एक पुलिस चौकी, एक टॉय ट्रेन स्टेशन में आग लगा दी और 2 जगहों पर पुलिस के साथ झड़प हुई। पश्चिम बंगाल से अलग राज्य की मांग को लेकर आंदोलन का प्रसार करने वाले गोरखा जनमुक्ति मोर्चा यानी GJM ने दावा किया है कि पुलिस गोलीबारी में 2 युवकों की मौत हो गई है और वार्ता के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पेशकश को ठुकरा दिया गया है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा यानी GJM ने एक बयान जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ बातचीत का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो चुका है। सोनादा में हिंसा की ताजा घटना होने के बाद दार्जिलिंग हिल्स में फिर से सेना तैनात कर दी गई। बीती रात कथित पुलिस गोलीबारी में युवक के मारे जाने के बाद वहां गोरखालैंड समर्थकों ने एक पुलिस चौकी और एक टॉय ट्रेन स्टेशन फूंक दिया। स्टेशन यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। गोलीबारी के बारे में पूछे जाने पर पुलिस महानिरीक्षक जावेद शमीम ने कहा कि जांच के बाद इस बारे में पता चल पाएगा। GJM और पर्वतीय क्षेत्र की अन्य पार्टियों ने पुलिस के पास एक शिकायत दर्ज कराकर पुलिस पर युवक की हत्या करने का आरोप लगाया है। इस बीच GJM कार्यकर्ताओं और गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के समर्थकों के बीच दार्जिलिंग के सोनादा और चौक बाजार में झड़प हुई, तो वहीं इस पर्वतीय क्षेत्र में अनिश्चितकालीन बंद जारी रहा। रक्षा सूत्रों ने बताया कि हिंसा की ताजा घटना के मद्देनजर सोनादा और दार्जिलिंग में करीब 100 कर्मियों की सेना की टुकड़ी तैनात कर दी गई है। केंद्र ने कहा कि आंदोलन खत्म करने के लिए GJM और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने के इच्छुक हैं। अनिश्चितकालीन बंद से रसद आपूर्ति पूरी तरह से प्रभावित हुई है। ऐसे में GJM और विभिन्न NGO ने लोगों के बीच भोजन बांटा है। दवा दुकानों को छोड़कर सारी दुकानें, स्कूल, कॉलेज बंद रहे। इंटरनेट सेवाएं 21वें दिन भी बंद रहीं। पुलिस और सुरक्षा बलों ने सड़कों पर गश्त की और प्रवेश और निकास द्वारों पर निगरानी रखे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और भूस्खलन ने तबाही मचाई हुई है। भारी बाढ़ से जहां पूरब से लेकर उत्तर तक कई इलाके पानी में डूबे हैं, तो वहीं भूस्खलन के चलते मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। फसलें तबाह हो गई हैं और लोग पलायन को मजबूर हैं। उधर असम की यदि बात करें तो कांजीरंगा में जो गैंडे हैं उनको लेकर भी खतरा पैदा हो गया, क्योंकि कांजीरंगा सेंचुरी में बाढ़ बढ़ती जा रही है। पूर्व से लेकर उत्तर तक बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। असम, अरुणाचल और मणिपुर जैसे राज्यों में बाढ़ का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। खबरों के मुताबिक भीषण बाढ़ से असम में 27 लोगों की मौत हो चुकी है। काजीरंगा नेशनल पार्क में भी पानी घुस आया, जिससे पार्क में मौजूद जानवरों के लिए जीवन का खतरा पैदा हो गया है। असम में करीब 1000 गांव पानी में डूबे हैं। 181 राहत शिविरों में 18,000 लोगों ने शरण ली है। बाढ़ से करीब 41,000 हेक्टेयर की खेती तबाह हो चुकी है। मणिपुर में भी बाढ़ की विभीषिका जारी है। हालत यह है कि स्थिति का मुआयना करने जा रहे मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह खुद बाढ़ में फंस गए और उन्हें गाड़ी से उतरकर आगे जाना पड़ा। बड़े पैमाने पर हुए भूस्खलन के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़कों पर यातायात बाधित है। इसके चलते राहत और बचाव कार्य में दिक्कतें आ रही हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति ठप है। पूर्वोत्तर की तरह उत्तर भारत में भी कई इलाकों में बाढ़ का प्रकोप देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। इलाहाबाद और गोंडा बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। इलाहाबाद में जहां गंगा और यमुना पूरे उफान पर हैं, तो वहीं गोंडा में सरयू ने भारी तबाही मचाई है। खेत पानी में डूबे हैं और लोग पलायन को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
हम सब की व्यस्त जिंदगी के बीच, नेताओं के बड़े बड़े वायदों के बीच, बड़े बड़े जुमलों के बीच, डिजिटल इंडिया से लेकर स्टैंड अप इंडिया के बीच ये तस्वीरें कहीं ना कहीं इस बात पर मजबूर करती हैं कि हम अपने अंदर झांकें, अपने समाज की असली तस्वीर को पहचानें और हम सब खड़े होकर इस तस्वीर को बदलने की कोशिश करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि ये तस्वीर बदलेगी और आगे से ऐसी खबरें हमें नहीं लेनी पड़ेंगी। देखते हैं नेशनल टॉप 5 खबरें। सेना ने जम्मू कश्मीर में एलओसी पर चलाए जा रहे जबरदस्त ऑपरेशन में नौगाम सेक्टर में आज एक घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। इस ऑपरेशन में 3 आतंकी मारे गए। नौगाम इलाके से लगने वाली एलओसी पर सोमवार तड़के गश्त कर रहे आर्मी जवानों को कुछ आतंकी घुसपैठ की कोशिश में दिखे। जवानों ने उन्हें ललकारा तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में सेना ने भी फायरिंग की। नोएडा एक्सप्रेसवे पर हादसे को दावत देने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें तेज रफ्तार गाड़ियों के बीच 2 घुड़सवार रेस लगाते दिख रहे हैं। इन लोगों को रेस लगाते देखकर कुछ बाइक सवार भी रेस में शामिल हो गए। वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस घोड़ों की रेस के जरिए सट्टा लगाने वाले आरोपियों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। सरकार को विदेश से मिलने वाले चंदे की जानकारी नहीं दे रहे लगभग 6000 एनजीओ का लाइसेंस खतरे में पड़ गया है। विदेशों से मिलने वाली आर्थिक मदद से संचालित इन संगठनों ने गृह मंत्रालय की ओर से आय व्यय का ब्यौरा देने संबंधी नोटिस मिलने के बावजूद कोई सूचना नहीं दी, जिसके बाद मंत्रालय ने इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया। सावन माह में होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर आतंकी हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। खुफिया एजेंसियों ने यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड और हरियाणा पुलिस को अलर्ट जारी किया। इसी के मद्देनजर बुलंदशहर के एसएसपी मुनीराज सिंह ने सादे कपड़ों में साइकिल से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान एसएसपी ने लापरवाह पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया है। दो साल पहले अमेरिका में ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि कोई देश कच्चे तेल की सप्लाई अमेरिका से लेगा। बीते 40 साल से सिवाय कनाडा के अमेरिकी तेल कंपनियां दुनिया के किसी देश को कच्चा तेल नहीं बेच सकती थी, लेकिन अब कच्चे तेल से भरे टैंकर अमेरिकी पोर्ट से निकलकर दर्जनों एशियाई देशों के तट पर पहुंच रहे हैं। बीते 3 साल से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, तेल कंपनियों के दिवालिया होने और सेक्टर में बढ़ती बेरोजगारी के चलते अमेरिका ने अपनी तेल कंपनियों को दूसरे देशों को तेल बेचने की मंजूरी दे दी है। भारत कच्चे तेल का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है और ये खरीद अभी तक वहां खाड़ी देशों से किया जाता रहा है, लेकिन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात के बाद पहली बार भारत ने अमेरिका से कच्चे तेल की खरीद की है। भारतीय कंपनी इंडियन ऑयल ने अमेरिका की तेल कंपनी से पहली खेप कच्चे तेल की खरीद को पूरा कर लिया है और इस साल अक्टूबर तक कच्चे तेल से भरे टैंकर भारत के पोर्ट पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। साल 2015 में बराक ओबामा प्रशासन से मंजूरी मिलने के बाद अमेरिका का एशिया को कच्चा तेल निर्यात धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन 2017 में अमेरिकी कंपनियों को लगभग 1 दर्जन एशियाई देशों से कच्चे तेल का ऑर्डर मिलने लगा। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिकी कंपनियां अपनी कुल प्रोडक्शन का लगभग 15% कच्चा तेल एशियाई देशों को बेच सकती हैं। उधर रिलायंस जियो यूजर्स के लिए एक बुरी खबर है। एक वेबसाइट ने सभी जियो यूजर्स का डेटा हैक करने का दावा किया है। www.magicpack.com नाम की वेबसाइट जियो यूजर्स का डेटा हैक होने की जानकारी सामने आई है। वहीं रिलायंस जियो ने अपने डेटा के हैक होने की खबरों का यूं खंडन किया है और कहा है कि जिस वेबसाइट पर जियो के डेटा होने का दावा किया जा रहा है उसे बंद कर दिया गया है, लेकिन ये बात साफ नहीं हो पाई है कि इस वेबसाइट पर जियो के सभी 12 करोड़ यूजर्स का डेटा अपलोड किया गया था या नहीं। वेबसाइट पर कुछ पुराने नंबरों को डालने पर उन नंबरों से जुड़ी आईडी की जानकारियां सामने आने का दावा मीडिया रिपोर्ट्स में किया जा रहा है और शक इस बात से भी बढ़ रहा है कि यदि डेटा लीक नहीं हुआ था तो इस वेबसाइट को क्यों बंद करवाया गया। उधर वित्त मंत्रालय ने सोमवार को बताया है कि 50,000 रुपए से ज्यादा की कीमत के गिफ्ट्स पर जीएसटी लगेगा। मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा है कि अब 50,000 की कीमत से ज्यादा के गिफ्ट्स पर जीएसटी टैक्स देना ही होगा और इसमें हर साल एम्प्लॉयर की ओर से अपने कर्मचारी को दिए जाने वाले 50,000 तक के गिफ्ट पर कोई टैक्स
नहीं लगेगा। ये जीएसटी की सीमा से बाहर होंगे। मंत्रालय का कहना है कि अगर किसी एम्प्लॉयर ने अपने कर्मचारी को कोई ऐसा बिजनेस गुड या एसेट दिया है जो निजी काम के लिए है और बिजनेस से जुड़ा हुआ नहीं है तो उसमें भुगतान किया गया है तो उसे सप्लाई माना जाएगा और इस पर टैक्स लगेगा। यानी कि दिवाली पर दिए जाने वाले गिफ्ट्स और बोनस पर अब सरकार की नज़र है और देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस पर जीएसटी को लेकर सरकार क्या विचार बनाती है। उधर एयर इंडिया घाटे से जूझ रही है और सरकारी विमान कंपनी ने सुविधाओं में कटौती करने का फैसला कर लिया है। अब इकोनॉमी क्लास के यात्रियों के मेन्यू में नॉनवेज आइटम नहीं होंगे। एयर इंडिया ने घरेलू उड़ानों के इकोनॉमी क्लास यात्रियों को नॉनवेज नहीं परोसने का फैसला लिया है। एयर इंडिया ने इसके पीछे दलील दी है कि खर्चों में कटौती करने के लिए फैसला एयर इंडिया ने किया। हालांकि एयर इंडिया के इंटरनेशनल रूट और घरेलू उड़ानों के बिजनेस और फर्स्ट क्लास के यात्रियों पर इस फैसले का असर नहीं पड़ेगा। वे फ्लाइट में नॉनवेज खाने का लुत्फ उठा सकते हैं। बताया भी जा रहा है कि एयर इंडिया बोर्ड ने 2 हफ्ते पहले ही ये फैसला ले लिया था, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि एयर इंडिया इससे कहीं बेहतर विकल्प ढूंढ सकती थी, खाने को ऑर्डर पर ले सकती थी और उसके लिए पैसा भी चार्ज कर सकती थी। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि यदि खाने में कटौती की गई है तो क्यों ना यात्रा जो पैसा लग रहे हैं यात्रा के लिए उसमें भी कटौती की जाए। आईआईटी जेईई परीक्षा में सफल होने वाले छात्र अब निश्चिंत हो सकते हैं। दाखिले को लेकर अब कोई अड़चन नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दाखिले में छपाई की गड़बड़ी की वजह से दिए गए ग्रेस अंकों से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कोई भी हाई कोर्ट इससे जुड़े मामले को नहीं सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इस तरह की गलती फिर से न हो। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने की प्रक्रिया बनाई जाए ताकि गलत प्रश्न न हो और ग्रेस अंक देने की नौबत ही न आए। इस पूरे मामले में कोर्ट ने केंद्र से एक हलफनामा दाखिल करने को भी कहा है। मामले की सुनवाई अब 10 अक्टूबर को होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कुरियन जोसेफ ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए छुट्टियों के दौरान रियायती दरों पर यात्राओं यानी एलटीसी के नियम में बदलाव की मांग की है। जस्टिस कुरियन जोसेफ ने मांगा है कि जजों को साल में 8 बार एलटीसी मिलना चाहिए। फिलहाल जजों को साल भर में 3 एलटीसी की सुविधा मिलती है। सुप्रीम कोर्ट के जज को भारत सरकार में सचिव स्तर के आईएएस अधिकारी को मिलने वाले एलटीसी के समान ही है, लेकिन केंद्र में सचिव स्तर के अधिकारी को 4 साल में 2 बार एलटीसी मिलता है। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठता के आधार पर जस्टिस कुरियन 6ठे नंबर पर हैं और अगले महीने प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर के रिटायरमेंट के बाद जजों की नियुक्ति करने वाले कॉलेजियम के भी सदस्य बन जाएंगे। ऐसे में जस्टिस कुरियन की ये मांग बेहद गौर करने वाली है और महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। जिस फारूक अहमद डार को सेना ने जीप से बांधकर कश्मीर में घुमाया था, अब उसे 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। यह आदेश जम्मू कश्मीर मानवाधिकार आयोग ने बीजेपी पीडीपी की साझा सरकार को दिया है। सेना के मेजर गोगोई ने पत्थरबाजों से बचने के लिए फारूक अहमद डार को सेना के वाहन पर बांधा था। आयोग के आदेश के बाद मेजर गोगोई के डार को जीप के बोनट से बांधने के फैसले पर बार बार विवाद उठा और लगता है कि एक बार फिर से विवाद उठ जाएगा। इस घटना के बाद सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने मेजर गोगोई को सम्मानित किया था। मेजर और सेना प्रमुख को केंद्र सरकार और बीजेपी का भी पूरा समर्थन मिला था। तब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मेजर गोगोई के समर्थन में कहा था कि सेना की वजह से ही हम जिंदा हैं। टीम इंडिया के नए हेड कोच पर सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज शाम क्रिकेट एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सौरव गांगुली ने कहा कि टीम इंडिया के नए हेड कोच का ऐलान करने में काउंसिल कोई जल्दबाजी नहीं करेगी। गांगुली ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम इंडिया के कोच पद के लिए 5 लोगों के इंटरव्यू हुए हैं, जिसमें रवि शास्त्री, टॉम मूडी, वीरेंद्र सहवाग, रिचर्ड पाइबल्स और फिल सिमंस का नाम शामिल है। गांगुली ने कहा कि हम कोच का ऐलान करने से पहले विराट कोहली से जरूर बात करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विराट कोहली को हम इस बात का श्रेय देते हैं कि उन्होंने कोच मामले में अपनी कोई बात अभी तक नहीं रखी है और न ही इस मामले में कोई दखलंदाजी वो कर रहे हैं। गांगुली का बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि शायद टीम इंडिया को उनकी पसंद का कोच न मिले। ऐसी सूरत में रवि शास्त्री का पत्ता कट भी सकता है। बीसीसीआई को 10 लोगों ने इस पद के लिए अपने बायोडाटा भेजे थे, जिसके बाद क्रिकेट सलाहकार समिति ने 5 का इंटरव्यू लिया है।
देवों के देव महादेव कहे जाने वाले भगवान शिव का पूजन का महीना आज से शुरू हो गया है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस बार 15 साल बाद 2 अनूठे संयोग सावन में बन रहे हैं। इसके तहत महीने का पहला और आखिरी दिन सोमवार ही होगा। इस संयोग से सावन महीना सभी के लिए विशेष फलदायी रहेगा। सावन आज से शुरू होकर 7 अगस्त तक रहेगा। ये ग्रह नक्षत्रों के योग संयोग के साथ ही सोमवार से शुरू होकर सोमवार को पूरा होने वाला ये सावन बेहद खास है। इससे भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा भक्तों को मिलेगी और इस माह शिवालयों में भक्तों की भीड़ रहेगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से आज भगवान शिव की पूजा अर्चना पूरे देश में हुई है। साथ ही कांवरियों की टोलियां भी निकलने लगी हैं। सावन के 3 सोमवार को सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि सर्वार्थ सिद्धि योग बेहद फलदायी रहता है। ये योग अपने आप में बहुत शुभ होता है। तो धार्मिक रूप से आज का दिन बेहद खास है, लेकिन आज का दिन ऐतिहासिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है ये आपको बता देते हैं। 10 जुलाई 1856 में वाईफाई के जनक अमेरिकी सर्बियाई आविष्कारक निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई को हुआ था और 10 जुलाई 1943 में अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा की सेना ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सिसिली द्वीप पर हमला किया था। 10 जुलाई 1965 में ग्वालियर में महिलाओं के लिए पहले एनसीसी कॉलेज की स्थापना हुई थी और 10 जुलाई 1973 में आज ही के दिन पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने बांग्लादेश को स्वतंत्र देश स्वीकार करने का प्रस्ताव पास कर दिया था। और आज भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि है। भिखारी ठाकुर न सिर्फ नाटककार ही रहे बल्कि एक रंगकर्मी, समाज सुधारक, गायक, उद्घोषक के साथ समाज द्रष्टा भी कहा जाए तो शायद सही ही होगा। 18 दिसंबर को बिहार के सारंग जिले में कुतुबपुर दियारा में जन्मे भिखारी ठाकुर जीविकोपार्जन के लिए खड़गपुर गए, लेकिन फिर गांव लौट आए। उन्होंने लोकप्रिय पारसी थिएटर शैली में लोक नाटक लिखे, मातृभाषा भोजपुरी को लेखन की भाषा बनाई। विदेशिया, भाई विरोधी, बेटी वियोग, बेटी बिचवा, कलयुग, प्रेम गबर घिचोर, गंगा स्नान और विधवा विलाप समेत कई रचनाएं भोजपुरी भाषा और साहित्य की आधारशिला बनी। और यही नहीं, अगर उनको भोजपुरी का भारतेंदु कहा जाए तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अपने नाटकों के माध्यम से उन्होंने समाज में व्याप्त भेदभाव, अस्पृश्यता, दहेज प्रथा और विधवाओं के प्रति दुर्व्यवहार समेत अनेकों सामाजिक कुरीतियों पर हमला बोला। शायद ही कोई उस दौर का साहित्यकार हो जिसकी रचनाओं के मंचन को देखने के लिए आज भी भोजपुरी भाषिक क्षेत्र में लोग सर्दियों में भी पूरी रात जागते हैं। नौटंकी जैसे विधा को भी भिखारी ठाकुर ने बेहद सम्मान दिलाया। तमाम तरह की लोक विधाओं में उन्होंने लिखा और लिखने के साथ साथ उसमें अभिनय भी किया। भिखारी ठाकुर के इस योगदान को सलाम करते हुए, उन्हें याद करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनकी ही लिखी हुई कुछ रचनाओं को मधुर संगीत में ढालकर हम आपके लिए लेकर आए हैं। मुझे दीजिए इजाजत, इस संगीत का आप लीजिए आनंद। नमस्कार, देखते रहिए एपीएन।